पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। बाजारों पर राय देने के लिए एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ है। रजत बॉस, संदीप वागले, संदीप जैन और नितिन मुरार का। फटाफट एक बार आपको दिखा दूं एशियाई बाजारों में किस तरह का रुझान है इस वक्त। और एशियाई बाजारों से अगर आप संकेत लेना चाहें तो ताइवान के बाजार 0.5% नीचे, स्ट्रेट टाइम्स 0.5% नीचे, हांगकांग पर नुकसान 0.5% का। और शंघाई के बाजारों को देख लें, वहां पर किस तरह की 0.5% की मजबूती चीन में। और निक्केई एक और अहम बाजार जो है वो एकदम फ्लैट कारोबार कर रहा है। तो मिले जुले थोड़ी सी कमजोरी के संकेत वहां से एसजीएक्स निफ्टी बता रहा है 30 अंक नीचे खुलेंगे। लेकिन जो अहम संकेत है वो हमारे अपने हैं। विधानसभा चुनाव के नतीजों के संकेत देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखेंगे किस तरह के संकेत मिल रहे हैं। तमाम 5 विधानसभा चुनावों की जो इस वक्त मतगणना चल रही है उसके नतीजे आपको बता दें। ये सबसे ज्यादा अहमियत वाले हैं। टीएमसी देखिए 119 पॉइंट के साथ आगे है। तो वेस्ट बंगाल में टीएमसी एक्सपेक्टेड ही था कि ये अच्छा प्रदर्शन दिखाएगी, लेकिन तमिलनाडु का इंटरेस्टिंग है। देखिए आप, एआईएडीएम के 35 सीट के साथ आगे बढ़ रहा है, डीएमके के 30 सीटें हैं इस समय, यानी जयललिता का थोड़ा पलड़ा इस समय भारी दिख रहा है करुणानिधि के मुकाबले। और बाकी देखिए एक्सपेक्टेड यही था कि पुडुचेरी में कांग्रेस को कुछ हाथ लगेंगी सीटें, और वही इस समय नजर आ रहा है। तो इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु के जो हमने आपको स्क्रीन के इस हिस्से में लगा के दिखाए हुए हैं, इस पर नजर रहनी चाहिए अनिल, साफ तौर पर लोगों की। बिल्कुल, हालांकि शुरुआती रुझान है क्योंकि 234 सीटों में से 66 सीटों का रुझान अभी तक हमें मिला है तमिलनाडु में। लेकिन जो रुझान मिल रहा है वो मामला बराबरी का और टक्कर का बता रहा है। मेरे ख्याल से 10 बजे के आसपास तक रुझान की स्थिति ज्यादा साफ होगी। 12 बजे के आसपास तक आपको मोटा मोटा अंदाजा लग जाएगा कि किसकी सरकार बनने वाली है। तो तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल ये 2 सबसे अहम राज्य है बाजार के लिहाज से। वैसे तो असम भी है, लेकिन असम में हम मानकर चल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बनना तय है। तो देखते हैं किस तरह का रुझान वहां पर मिलता है। लेकिन उससे पहले हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं और हमारे एक्सपर्ट से यही पूछा जाए कि किस तरह का रुझान बनता है इन नतीजों के दम पर ट्रेड करने का। नितिन, सन टीवी ये स्टॉक एक्शन में रहेगा चाहे सरकार किसी की भी बने। अगर डीएमके की सरकार बनेगी तो स्टॉक भागेगा और नहीं तो गिरेगा। ट्रेड कैसे किया जाए? जी, सन टीवी में जो पोजीशंस बनी है वो तो बनी हुई तेजी की पोजीशन है। 3-4 दिनों में राइज भी हुआ और अच्छे ओपन इंटरेस्ट के साथ राइज हुआ है। तो पोजीशंस को देखते हुए मुझे लगता है हेज पोजीशन हम लोग बाय साइड की बनाएंगे, यानी कि सन टीवी का फ्यूचर लेकर के, और एट द मनी पुट जो 430 की एट द मनी पुट है उसको हेजिंग के लिए हम लोग खरीद लेंगे, जो करीब 19 रुपए के आसपास मिलेगी। तो आपका डाउन साइड क्या है उसमें कैप हो जाता है क्योंकि आपकी पोजीशन हेज है। दूसरे वैसे प्लेयर जिसके पास ऑलरेडी सन टीवी का फ्यूचर का पोजीशन है, उनको अगर डर लग रहा है तो वो हेजिंग के ख्याल से कम पुट ले लेना चाहिए, क्योंकि रिस्क को भी कैप करना काफी जरूरी है। और अगर अपसाइड आती है तो फ्यूचर में आपको ऊपर की साइड मूवमेंट मिल सकती है जहां पे आपको प्रॉफिट मिल सकता है। प्री ओपनिंग सेशन में क्या मजबूती के साथ बहुत कमजोरी के साथ खुला है। रुपए पर नजर रखिए, 17 पैसे का नुकसान है। 67 रुपए के लेवल को तोड़ चुका है। रुपया 67.14, 1/4% की कमजोरी। तो रुपया 2 महीनों से ज्यादा की निचले स्तर पर आया है। काफी लंबे समय बाद 67 के लेवल को तोड़कर रुपया कल भी इंटरडे में एक बार तोड़ा था और आज देखिए अब खुलते ही तोड़ दिया है। और इसका जो श्रेय है वो डॉलर इंडेक्स को जाता है। और हम आपको सुबह बता भी रहे थे, डॉलर इंडेक्स जिस तरह से अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है अमेरिका में, क्योंकि ब्याज दरें बढ़ सकती हैं, इस तरह के संकेत फेड के मिनट से निकल कर आए। तो ये एक्सपेक्टेड था कि आज रुपया कमजोर होगा, 67 के पार जाएगा, वैसा हो भी रहा है। 95 के ऊपर काफी दिनों के बाद डॉलर इंडेक्स निकला है और डॉलर इंडेक्स 3 हफ्तों से के हाईज पर इस समय पहुंच गया है। इसी का खामियाजा रुपए को साफ तौर पर भुगतना पड़ रहा है। तो शुरुआती कारोबार में एक और आपके लिए थोड़ा नेगेटिव संकेत वो करेंसी मार्केट से आता हुआ रुपए की कमजोरी। आइए, 15 अंक ऊपर है सेंसेक्स और 30 अंक ऊपर खुलने की तैयारी निफ्टी के। एचडीएफसी 3% ऊपर नजर आएगा। ये है इस वक्त शुरुआती कारोबार का रुझान आपके लिए। लेकिन नजर आएंगी कैस्ट्रोल के स्टॉक पर जो इस वक्त 2% नीचे दिख रहा है प्री ओपनिंग सेशन में। यहां पर गिरावट इतनी ज्यादा नहीं है। तो देखेंगे किस लेवल पर यहां पर डील होती है, वो डील देखना ज्यादा जरूरी होगा। लेकिन देख लेते हैं एफआई ब्रोकरेज हाउस कहां अपनी नजरें बनाए हुए हैं। तमाम रिपोर्ट्स को लेकर हमारे साथ जुड़ चुकी है नीति, गुड मॉर्निंग, बताइए कहां है नजर? स्टील और पीएनबी स्टील के लिए तगड़े अपग्रेड्स आ रहे हैं, जिस तरह से शानदार नंबर इन्होंने पेश किए हैं, सॉलिड वॉल्यूम गाइडेंस दिया है, इससे ब्रोकरेजेस काफी ज्यादा खुश हैं। जेपी मॉर्गन अपना ओवरवेट का कॉल मेंटेन कर रहा है। टारगेट प्राइस इन्होंने रिवाइज किया है अपवर्ड्स की तरफ, 1230 का था जिसे अभी बढ़ा के 1500 का कर रहे हैं। सिटी अपना टारगेट प्राइस बढ़ा रहा है, 1100 से बढ़ा के 1250 का कर दिया है। मॉर्गन स्टैनली का टारगेट प्राइस 1410 रुपए का है। मगर सबसे ज्यादा बुलिश कॉल आज क्रेडिट स्विस की आई है जेएसडब्ल्यू स्टील पे, जिसे अपना टारगेट प्राइस
बढ़ा करके 1600 रुपए का कर रहे हैं। 22% की मौजूदा भाव से आपको ये शेयर तेजी दिखा सकता है मौजूदा भाव से, मगर तगड़े डाउनग्रेड्स आए हैं पीएनबी को कल। जिस तरह से इन्होंने खराब नंबर्स पेश किए और एनपीए का आंकड़ा सबको चौंकाने वाला था। सीएलएसए डाउनग्रेड कर रहा है, अंडर परफॉर्म से इसकी रेटिंग घटा के इन्होंने सेल यानी बिकवाली करने की सलाह दे दी है। टारगेट प्राइस 90 का था जिसे अभी घटा करके 60 रुपए का कर रहे हैं। क्रेडिट स्विस भी अपना अंडर परफॉर्म का कॉल मेंटेन करता है और 62 का लक्ष्य दे रहे हैं, मगर सबसे खराब लक्ष्य मॉर्गन स्टैनली का है जो कि अंडरवेट का कॉल दे रहे हैं। 53 रुपीज तक का लेवल आपको पीएनबी दिखा सकता है। मौजूदा भाव से 30% की गिरावट पीएनबी 12 महीने के दौरान दिखा सकता है। ओके, तो पीएनबी में दबाव देखने को मिल सकता है। शुक्रिया नियति आपका इस जानकारी के लिए। तो कल तो ये शेयर नहीं गिरा था, पहले ही लोगों ने काफी सारी शॉर्ट पोजीशंस बना रखी थी, लेकिन आज देखिए थोड़ा सा कमजोरी के साथ ये खुलने के संकेत दे रहा है। पीएनबी के शेयर पर नजर रखिएगा, आज नरमी के साथ खुल सकता है। लेकिन आप देखिए नजर जो ट्रेडर्स हैं वो सन टीवी पर ज्यादा बुलिश इस समय होते हुए दिख रहे हैं। एफएनओ में आप देखें इस समय माफ कीजिएगा, अगर आप प्री ओपनिंग सेशन में देखें तो करीब करीब 3% की तेजी सन टीवी में देखने को मिल रही है। और ल्यूपिन एक और ऐसा स्टॉक है जिस पर नजर होनी चाहिए, अच्छे नंबर्स आ सकते हैं। इस कंपनी के नतीजे आज आने वाले हैं। सीईएससी, स्पाइसजेट, पिडीलाइट, इनके नंबर्स भी आने वाले हैं और शोभा के नतीजे भी आज आने वाले हैं। बायबैक के ऊपर भी नजर रहने वाली है। ये तमाम शेयर जो मैंने आपको बताया, यहां पर एक्सपेक्टेशन यही है कि नंबर्स अच्छे आज आ सकते हैं, लेकिन लिस्टिंग के ऊपर नजर रहेगी। जैन साहब, आपसे जानना चाहता हूं कि पराग मिल्क फूड की लिस्टिंग कैसे होगी। देखिए क्यूआईबी हिस्सा भर नहीं पाया था, इसको 3 दिन के लिए एक्सटेंड किया गया था। रिटेल इन्वेस्टर्स को 203 रुपए के भाव पर शेयर मिले और इशू प्राइस था 215 रुपए का। ठंडी लिस्टिंग होने की एक्सपेक्टेशंस हैं, वैसे आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? संदीप जैन जी, आपको आवाज आ रही है? लगता है कुछ दिक्कत हो रही है। अब क्या उम्मीद है, कैसी हो सकती है लिस्टिंग? लग नहीं रहा कि दमदार लिस्टिंग होगी। हाँ, ये जरूर है कि थोड़ा सा उन्होंने, ये जरूर लग रहा है कि उन्होंने जो प्राइस बैंड घटाया है और उसके बाद रिटेल को जो डिस्काउंट दिया है उसके बाद थोड़ी सी आपको नीचे की जगह कम हो जाती है, लेकिन फिर भी जिस तरह का रेस्पॉन्स मिला है, रुझान मिला, लगता है ठंडी लिस्टिंग होनी चाहिए। ऑलराइट, चलिए ठंडी लिस्टिंग होने की उम्मीद यहां पर हो रही है। और इस समय हमारे साथ पॉलिटिक्स पर बात करने के लिए कुछ एक्सपर्ट्स भी जुड़ रहे हैं और सबकी नजर तो आज बाजार में यही रहने वाली है कि कौन दरअसल मुख्यमंत्री बनता है आसाम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी में। बिल्कुल, और इस बीच हमारे साथ बीजेपी के अमित मालवीय साहब और साथ ही द वायर.इन के फाउंडिंग एडिटर एम.के. वेणु साहब कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं और इन सबसे हम बातचीत करते हैं। जो नतीजे आने वाले हैं बस उनकी तैयारी हो चुकी है, शुरुआती रुझान मिलते हुए दिख रहे हैं। वेणु साहब, सबसे पहले शुरुआत आपके साथ की जाए। बड़ी कांटे की टक्कर दिख रही है तमिलनाडु में, जो रुझान आ रहा है मामला बराबरी का है। क्या लग रहा है, किस तरफ पलड़ा भारी हो सकता है? देखिए, मैं तमिलनाडु का दौरा मैंने किया था और मुझे ये लगा काफी लोगों से बात करने के बाद कि जयललिता जी का पलड़ा थोड़ा भारी है और मुझे तब भी लगा। और हालांकि जो एग्जिट पोल्स में कुछ कंफ्यूजन है, कुछ एग्जिट पोल्स डीएमके को दिखा रही हैं और मेरे ख्याल 2 या 3 जयललिता के फेवर में दिखा रही हैं। मगर आप ये ध्यान रखिए, जो 1-2-3 लोकल पेपर्स हैं, न्यूज़पेपर्स, जिन्होंने अपनी सर्वे करी है, वो दोनों, खासकर 2 बड़े जो हैं, वो उन्होंने जयललिता को ही दिखाया है। और जिस तरह भी रुझान आ रहे हैं उससे मुझे लग रहा है कि जयललिता का एज है। और इसका कारण ये है कि जयललिता ने एक ओवरऑल एक एडमिनिस्ट्रेशन, मैं ना जयललिता को एक तरह से मायावती से कंपेयर करता हूं, जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्टाइल है, मतलब बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक स्टाइल है, ब्यूरोक्रेसी के थ्रू डिलीवर करती है चीजों को। और जो तमिलनाडु में जो वेलफेयर स्टेट है, जो मैंने देखा है, वो बहुत स्ट्रांग है। और आप अगर फ्रीबीज को हटा दीजिए, जो इस तरह स्कूटर या जो चीजें, लैपटॉप वगैरह, वो उसको हटा दीजिए, मगर आप अगर वेलफेयर स्टेट, जो हेल्थ केयर देखें आप, जैसे गांव में जो औरतें जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाके अपनी जो बच्चों की डिलीवरी करवाते हैं, वहां पे सब 100% स्ट्राइक रेट है और पीडीएस स्कीम बिल्कुल चलता है। तमिलनाडु ने पिछले बजट में दाल के दाम, आपको याद है, सब जगह बड़े से, बिहार में बड़ा इश्यू बना था, मगर इस बारी बजट में तमिलनाडु ने दाल के दाम 30 रुपए में कैप कर दिया। उसके बाद वो सब्सिडी देते थे 30 रुपए में लोगों को दाल।
तो इस तरह की चीजें मेरे ख्याल, और खासकर औरतों पे जो फोकस जयललिता ने रखा है, उससे मेरे ख्याल उनको थोड़ा फायदा है। और मेरे को लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी वो पहली बार तमिलनाडु के इतिहास में जयललिता बीट कर सकती है, मुझे लग रहा है। अब अभी के रुझानों से लग रहा है। तो देखना होगा कि जयललिता एंटी इनकम्बेंसी वाला जो फैक्टर है उसको बीट करके जीतती है, या फिर जैसा कि हर बार होता आया है कि एक बार जयललिता की सरकार, दूसरी बार करुणानिधि जी की सरकार, किसकी बनती है। फिलहाल इस समय जो रुझान है वो कांटे की टक्कर है और 66 सीट्स पर फैसला आ चुका है, बाकी पर अभी आना बाकी है। लेकिन असम में काफी एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही हैं कि बीजेपी के हाथ लगेगा ये राज्य, और नॉर्थ ईस्ट में इनका एंट्री भी होगी। हमारे साथ बीजेपी के अमित मालवीय जी भी जुड़ चुके हैं। मालवीय साहब, स्वागत है आपका। उम्मीदें काफी सारी हैं असम से। जी हाँ, जो भी एग्जिट पोल्स आए हैं उसके हिसाब से आसाम में बीजेपी गठबंधन सरकार बनाने के करीब पहुंचेगा, ऐसी उम्मीद करी जा रही है। और हमारा आकलन भी इसी तरीके का है। आने वाले कुछ घंटों में कितनी सीटें मिलेंगी, कितना वोट शेयर मिलेगा, इस पर स्पष्टता आएगी। बट हमें पूरी उम्मीद है कि आसाम में बीजेपी गठबंधन की सरकार बनेगी। बिल्कुल, लेकिन जो सबसे अहमियत वाला राज्य है इस वक्त तमिलनाडु, मालवीय साहब, काफी लोग ये मान रहे थे, शायद आप भी मान रहे होंगे कि अगर दोनों पार्टियों के बीच मामला बराबरी का रहता है तो बीजेपी कुछ अगर अच्छी सीटें ले आए और वहां पर किंग मेकर या फिर डिसीजन देने की भूमिका में आ जाए, क्या आपको शुरुआती रुझान ऐसे दिखते हैं? देखिए, जो 3 प्रदेश हैं, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे केरल हो, चाहे तमिलनाडु हो, इन तीनों प्रदेशों में इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रयास अपनी व्यापकता को बढ़ाने में था। और चुनाव के जो रुझान जिस तरह से अभी लग रहे हैं, उस तरीके से ऐसा प्रतीत होता है कि हम अपने मकसद में कामयाब हुए हैं। वेस्ट बंगाल में हमारा खाता खुलेगा, केरल में हमारा खाता खुलेगा, तमिलनाडु में भी हमारा खाता खुलने की उम्मीद है। तो हमें इंतजार करना चाहिए आने वाले अगले 1-2 घंटे के अंदर कितनी सीटें आई। हमें इन तीनों प्रदेशों में, जहां कहा जाता था कि भाजपा का जनाधार बहुत कम है, इन प्रदेशों में भी भाजपा एक तरीके से एक ताकत की तरह उभरेगी इस चुनाव में। ये तमिलनाडु में इस समय अभी जो रुझान आए हैं वहां पर सीटें नहीं मिल रही हैं, लेकिन वेस्ट बंगाल में करीब 4 सीटें मिलती हुई इस समय दिख रही हैं। लेकिन वेस्ट बंगाल पर ही वेणु साहब आपसे एक राय लेना चाहता हूं। ममता बनर्जी जीतेंगी, ये तो सभी एग्जिट पोल्स बता ही रहे हैं, लेकिन कितने मार्जिन्स के साथ जीतेंगी, आपका क्या आकलन है? देखिए, मुझे लगता है कि ममता बनर्जी को कम से कम 170 सीटें मिनिमम मिलेंगी, क्योंकि 148 सीट है जो सिंपल मेजॉरिटी है, और उनका जो रूरल बंगाल में काफी उनकी पकड़ काफी अच्छी है। और मेरे हिसाब से 170 से 190 तक सीटें आएंगी उनके। तो चलिए देखते हैं किस तरह का रुझान अब से थोड़ी देर में साफ होता है। फिलहाल तमिलनाडु इंटरेस्टिंग है, जहां मामला लगभग बराबरी का है। AIADMK 55 सीट और DMK 52 सीट, लेकिन बाकी तमाम जो है राज्य, वहां पर स्थिति ज्यादा साफ दिख रही है। लेकिन स्थिति काफी बेहतर दिख रही है प्री ओपनिंग सेशन में, अहमद, जहां सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान में खुलने की तैयारी में। बिल्कुल, सेंसेक्स निफ्टी हरे निशान में खुलने की तैयारी में। सन टीवी के शेयर में मामूली मजबूती दिख सकती है। राज टीवी, ये सब इलेक्शन रिलेटेड शेयर हैं जो आज आपके रडार पर होने चाहिए। और लिकर शेयरों में, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, जयललिता जीते या फिर करुणानिधि, दोनों ने ही कह दिया था कि वो लिकर को बैन करेंगे। एक ने कहा था फेज्ड मैनर में, दूसरे ने कहा था कि पूरी तरह से बैन करेंगे। तो इन कंपनियों के लिए थोड़ा आज मुश्किल का भरा दिन हो सकता है, लेकिन नजर रहने वाली है साफ तौर पर आसाम पर। और अब अमित जी ये बताइए, बीजेपी जीतेगी, पूरी तरह से जीतेगी, सीएम कौन बनेगा फिर, सब यही जानना चाहते हैं। अपना सीएम उम्मीदवार तो चुनाव से पहले ही घोषित कर दिया था, और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो सर्बानंद सोनोवाल उसके मुख्यमंत्री होंगे। बिल्कुल, तो ये इस वक्त चुनाव पर हमारे एक्सपर्ट की राय। हम इनसे कुछ देर में और आगे अपडेट लेंगे, लेकिन चूंकि बाजारों के खुलने की तैयारी, एक बार प्री ओपनिंग सेशन से संकेत दे दूं आपको, 9 अंक ऊपर है सेंसेक्स और निफ्टी 5 अंक मजबूत खुलने की तैयारी। जो एक्शन में रहेगा स्टॉक सबसे पहले सुबह वो है कैस्ट्रोल।
3.5% नीचे खुलता हुआ दिख रहा है 372 के आसपास। और प्री ओपनिंग सेशन में अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ये बढ़ा है। 2 लाख से ज्यादा शेयरों का कारोबार एनएसई पर हुआ है, 1.5 लाख शेयरों से ज्यादा का कारोबार बीएसई पर होता हुआ दिखा। तो इस स्टॉक पर आपकी नजर रहनी चाहिए। नतीजों के लिहाज से टोरेंट पावर एक और स्टॉक है जो 10% नीचे नजर आ रहा है प्री ओपनिंग सेशन में। और इसी के चार्ट पर एक राय ले ली जाए। रजत, टोरेंट पावर बेहद कमजोर नतीजे पेश किए, नतीजे के बाद नुकसान होना तय है। अगला बड़ा सपोर्ट की लेवल के आसपास दिखता है आपको? लगता है रजत तक हमारी आवाज नहीं पहुंची, उनसे हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन नितिन, वायदा कारोबार के स्टॉक पर आपसे राय लेना चाहता हूं। आईबुल रियल जो परसों बैन से बाहर निकला था, कल फिर से पोजीशन बनी, बैन में आ गया है। और दूसरा ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ओबीसी बैन से बाहर निकला है। इन दोनों शेयरों को कैसे ट्रेड किया जाए आज? देखिए जी, आईबी रियल स्टेट कल मैं काफी क्लोजली ट्रैक कर रहा था। इनफैक्ट 9250 की कॉल कल हम लोगों ने बाई भी की है, क्लाइंट्स को रिकमेंड किया है। कल इसमें करीब 25-26% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन था और इसमें काफी ज्यादा बाइंग 89-90 के रेंज में हुआ है और स्टॉक लास्ट के आधे घंटे में बहुत अच्छी मूवमेंट दिखाई है। तो मुझे लगता है पॉजिटिव ओपनिंग होनी चाहिए और यहां से कम इसमें और 4-5% की तेजी आनी चाहिए। तो उसको देखते हुए इस एक्सपायरी में ये काफी अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट कल मार्केट में जो ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ उसमें सबसे ज्यादा कैस्ट्रॉल में हुआ था, उसके बाद आपको आईबी रियल एस्टेट में हुआ एडिशन था। तो अगर ये थोड़ा सा फ्लैट टू पॉजिटिव खुलता है तो एक बार आप 95 रुपीज की कॉल ऑप्शन भी ले सकते हैं इस एक्सपायरी के लिए। मुझे लगता है एक्सपायरी तक आपको 97-98 तक का भाव आना चाहिए। ओके, तो ये है राय इस वक्त आपके लिए साफ तौर पर। बाजारों की खुलने की तैयारी है, अब 20 सेकंड बचे। बता दूं आपको कि सबसे ज्यादा कमजोरी अगर कहीं दिखेगी तो वो आपको दिखेगी टाटा स्टील में, 5% का नुकसान है। लेकिन जो मजबूती आती दिख रही वो है फार्मा शेयरों से। लुपिन आज नतीजे पेश करेगा, अच्छे नतीजों की उम्मीद है। 1% मजबूत दिख रहा है ये शेयर प्री ओपनिंग सेशन में। उसके ठीक पीछे है डॉक्टर रेड्डीज। एसबीआई भेल जैसे दिग्गज भी हरे निशान के साथ खुलते हुए दिखेंगे, आधा % की मजबूती के साथ ये संकेत। और कैस्ट्रोल 3% नीचे। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई सेंसेक्स और निफ्टी पर 22 अंकों का नुकसान सेंसेक्स में, निफ्टी पर नुकसान 15 अंकों का होता दिख रहा है। दबाव कहां से आता हुआ दिख रहा है? हिंडाल्को, टाटा स्टील, ये शेयर कुछ कमजोर होते दिख रहे हैं। लेकिन कैस्ट्रोल पर रखी नजर, यहां पर भारी भरकम वॉल्यूम के साथ कारोबार होता दिख रहा है। 4% जी हां, डील्स होनी शुरू हो चुकी है क्योंकि 5 करोड़ 75 लाख शेयरों का कारोबार मेरी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। कैस्ट्रोल में जो डील की रेंज है 65 से लेकर 70 की रेंज में डील्स होती दिख रही है। नीचे में ज्यादातर डील्स जो हुई है कैस्ट्रोल में 65 रुपए के आसपास की होती हुई दिखी है। तो भारी भरकम हिस्सेदारी बदलती हुई दिख रही है। और 2 ट्रेड जो बड़े में आइडेंटिफाई कर पाया हूं, 3.25% हिस्सेदारी एक ट्रेड में बदली है, 5% हिस्सेदारी, 5.5% हिस्सेदारी एक ट्रेड में बदली। तो भारी भरकम वॉल्यूम के साथ कैस्ट्रोल का स्टॉक एक्शन में आता हुआ दिख रहा है। और जो अब वॉल्यूम मेरी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, बीएसई पर सारे ये बड़े सौदे होते दिख रहे हैं। 5 करोड़ 80 लाख शेयरों का कारोबार यहां पर हो चुका है कैस्ट्रोल में। तो भारी भरकम वॉल्यूम के साथ कैस्ट्रोल का शेयर अब गिरता हुआ दिख रहा है। डील के बाद निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी आती हुई दिख रही है। 375 के आसपास का कारोबार इस वक्त कैस्ट्रोल के स्टॉक में और 364 के आसपास का लेवल नीचे की तरफ होता हुआ दिखाया है। बिल्कुल, तो स्टॉक पर नजर रखिए और नजर रखिए राज टीवी पर। ये करीब 5% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। जिस तरह से जयललिता इस समय रुझान में आगे दिख रही है, वहां पर देखिए उसका फायदा इनको मिल रहा है। और सन टीवी के स्टॉक में गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। अब 8-8.5% ये नीचे कारोबार कर रहा है। इसके अलावा नजर रखिए पीएनबी पर। कल हमने देखा था ज्यादा बड़ी गिरावट स्टॉक में नहीं देखने को मिलती नतीजों के बाद, लेकिन नतीजे कमजोर हैं, ब्रोकरेज हाउसेस काफी बेरिश। आज ये शेयर नीचे की तरफ ट्रेड करता हुआ। टोरेंट पावर ने बेहद कमजोर नंबर्स पेश किए और आप देखिए 10% का बड़ा कट इस स्टॉक में आज के दिन देखने को मिल रहा है। कॉर्पोरेशन बैंक के नंबर्स कल मार्केट बंद होने के बाद बेहद कमजोरी भरे आए, यहां पर भी दबाव देखने को मिल रहा है। और स्टेट बैंक की एसोसिएट कंपनियां जो पिछले कुछ दिनों से अच्छा प्रदर्शन दिखा रही थी, इसी खबर के चलते कि स्टेट बैंक के साथ उनका विलय होगा, आज यहां पर दबाव देखने को मिल रहा है। स्टेट बैंक ऑफ मैसूर करीब 2.5% नीचे, या फिर कहिए मुनाफा वसूली यहां पर देखने को मिल रही है। पिछले कुछ दिनों से आप देखिए कच्चा तेल जिस तरह से अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा था, ओएनजीसी, केन जैसे स्टॉक्स मजबूत थे, आज यहां पर भी कमजोरी इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि कच्चे तेल ने अपनी चाल को रिवर्स किया है।
और अब आप देखिए ONGC करीब 1.25% नीचे, केन इंडिया में 1% की गिरावट देखने को मिल रही है। टाटा कम्युनिकेशंस के नतीजों का अब भी इंतजार है और ये शेयर नतीजों से पहले अभी करीब 1% की कमजोरी के साथ इस समय कारोबार कर रहा है। IFB इंडस्ट्रीज के नंबर्स बाजार को पसंद नहीं आए, करीब 1% नीचे ये शेयर भी ट्रेड करता हुआ। लेकिन टाटा मेटालिक्स के लिए तीसरा दिन लगातार अपर सर्किट का 20% के अपर सर्किट लगाए इन्होंने और आज देखिए 10% का अपर सर्किट इसीलिए लग रहा है क्योंकि टाटा स्टील के साथ इनका विलय नहीं होने वाला। ये जानकारी टाटा स्टील की और टाटा मेटालिक्स की तरफ से परसों निकल कर आई थी, तब से लगातार अपर सर्किट स्टॉक में लगा हुआ है। ओरिएंट ग्रीन पावर में एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। नतीजों के बाद इंडोरामा सिंथेटिक्स के नतीजों के बाद ये शेयर मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के नंबर अच्छे आए, ये भी 3% ऊपर है और डेक्कन गोल्ड माइन के नंबर्स के बाद ये स्टॉक भी करीब 2.5% की मजबूती के साथ आज कारोबार कर रहा है। आज टाटा मोटर्स का डीवीआर करीब 1.5% मजबूत है और नंबर्स के इंतजार से में है ल्यूपिन का स्टॉक। अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए, नंबर्स अच्छे आ सकते हैं और देखिए ये शेयर करीब 1% मजबूती के साथ इस समय खुलता हुआ। बिल्कुल, तो ये तमाम शेयर है और JSW स्टील जो FIs के अपग्रेड के बाद 0.5% मजबूत नजर आ रहा है इस वक्त और कैस्ट्रोल का स्टॉक निचले स्तर से रिकवर करता हुआ दिखा। लेकिन सन टीवी सबसे बड़ा नुकसान यहीं पर है, 6% नीचे है। लग रहा है कि लोगों को कॉन्फिडेंस कम है कि DMK की सरकार बन पाएगी। रेणु साहब भी अभी कही रहते हैं कि ज्यादा संभावनाएं जयललिता की नजर आ रही है। यूनिटेक एग्रो स्टॉक जो 29 जुलाई से बाहर हो जाएगा, वायदा कारोबार से 2.5% टूटता हुआ और PNB पर जो डाउनग्रेड आए हैं उसका नुकसान यहां पर दिख रहा है। लेकिन नजर रखिए कैस्ट्रोल पर बेहतरीन रिकवरी होती हुई दिख रही है, शायद शॉर्ट्स कवर होते हुए नजर आ रहे हैं इस वक्त कैस्ट्रोल के स्टॉक में। लेकिन क्या वाकई में कैस्ट्रोल खरीदना चाहिए जब प्रमोटर्स इतनी बड़ी बिकवाली कर रहे हैं? एक फंडामेंटल राय है संदीप जैन से। संदीप, 375-77 के आसपास है स्टॉक, क्या करना चाहिए? नहीं, देखिए वैल्यूएशंस के लिहाज से बहुत महंगा नहीं और कैस्ट्रोल ये चीज माननी होगी कि बेहतरीन क्वालिटी स्टॉक है, साल दर साल इनफैक्ट बोनस भी देता है और कई कॉर्पोरेट एक्शन होते हैं और फिर से भाव वहीं आ जाते हैं, तो ये तो भूलना नहीं चाहिए। और जो इन्वेस्टर्स है वो काफी लॉन्ग टर्म नेचर के होते हैं इन पर्टिकुलर स्टॉक्स में, तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा मौका रहेगा। ये सारी जो भी न्यूज है ये सब खत्म होने के बाद जब ये नीचे सेटल डाउन करेगा, सो दैट टाइम आई थिंक इसमें एंट्री लेनी चाहिए और वो एक बहुत अच्छा मौका होगा। सो एक बार तो वेट करें, आज जो न्यूज है काफी बड़ी है और बड़ी स्टेक सेलिंग हो रही है, तो मुझे लगता है कि ये 350, 350, 360 के लगभग ये सपोर्ट ले लेगा और फिर वेट करके उन लेवल्स पे एंट्री लें एंड फॉर अ लॉन्ग टर्म। चलिए, तो ये रहा कैस्ट्रोल पर ब्लॉक डील होने के बाद अब ये शेयर निचले स्तरों से रिकवर करता हुआ। लेकिन टोरेंट पावर के लिए तो कोई रिलीफ नहीं है, 10% की बड़ी गिरावट स्टॉक में देखने को मिल रही है, बेहद कमजोर नंबर्स आए हैं। रजत, इसके चार्ट्स अब गिरने के बाद कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है सपोर्ट के लिहाज से टोरेंट पावर में? देखिए, ये जितना गिरा है इसके बाद में इसका सपोर्ट काफी नीचे है। 202 का जो सपोर्ट था वो काफी अहम सपोर्ट बनना चाहिए। वो सपोर्ट अगर टूट जाए तो ये इट कैन गो मच फर्दर डाउन। कभी इससे यहाँ से भी और 10% आने वाले दिनों में गिर सकता है, क्योंकि 202 कोई भी हालत में तोड़ना नहीं चाहिए था। 202 अगर टूट के ये सस्टेन कर जाए तो इसमें कोई रिकवरी उम्मीद मत कीजिए। अगर 202 के ऊपर जब ये जैसा अभी 202 के आसपास पहुंच के फिर 205 में है, तो ये देखना पड़ेगा कि 217 से 222 का जो स्तर पहले सपोर्ट का काम करना चाहिए था, अभी वो रेजिस्टेंस का काम करेगा, सप्लाई जोन का काम करेगा। वो सप्लाई जोन पार करके फिर ऊपर की लेवल हासिल कर पाता है या नहीं, तब कुछ अच्छी रिकवरी बन सकता है। नहीं तो इस लेवल पे कंसोलिडेट करेगा, ऐसा ही मान के चलिए। सरकार बनती है तो राज टीवी को फायदा होगा, बाजार ये मानकर चल रहा है। और आप देखिए इस समय राज टीवी का शेयर करीब 15% मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। एक अच्छी रैली स्टॉक में देखने को मिल रही है। क्विकली रजत, इसके लिए भी इंपॉर्टेंट लेवल्स बताइए, आज तेजी से बढ़ा है राज टीवी, अब 16.5% मजबूत है। देखिए, राज टीवी जितना मूवमेंट दिखाया है अभी 73 से 75 इस लेवल के आसपास अगर पहुंचता है तो वहां पे अगर वो रुकता है तो ठीक है, नहीं तो फिर 81 का टारगेट बन जाएगा। और राज टीवी अभी 68 के नीचे जाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो लेवल तोड़ने से फिर ये इसमें काफी फिर से प्रॉफिट बुकिंग जबरदस्त रुख से आ सकता है। तो ऊपर में 73, 74 और नीचे 68, ये रेंज को काफी ध्यान पे रखिए। और इसमें आज काफी वॉलेटिलिटी बन सकता है, यही मुझको समझ में आ रहा है।
ओके, तो ये रहा है इस वक्त। लेकिन मैं वायदा कारोबार का कुछ एक्शन आपके सामने रख दूं, किस तरह की पोजीशंस बनती दिख रही है वो एक बार आप जरूर देख लें और किन स्टॉक्स में होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल तो पहले निफ्टी पर नजर रखिए, क्योंकि यहां पर 37 अंकों का नुकसान हो चुका है और साफ तौर पर एक थोड़ी कमजोरी बढ़ती हुई दिखी है। अभी भी ओपन इंटरेस्ट 35%, 34% आज फिर से बढ़ा है और लगभग इतना ही 35% का ओपन इंटरेस्ट का इजाफा मैं फ्यूचर्स में कल देख रहा था कैस्ट्रोल में 2.5% नीचे है। नितिन, इस वक्त आपकी क्या राय है, क्या ट्रेड करना चाहिए अगर कोई करना है कैस्ट्रोल में? तो 375 के आसपास फ्यूचर्स है। लेकिन जी कल जो ओपन इंटरेस्ट कैस्ट्रोल में 35% बढ़ा था, वो ओपनिंग के 1 घंटे में करीब 295 के आसपास काफी ज्यादा ओआई बिल्डअप था। तो वो देखते हुए मुझे लग रहा है कि वो शॉर्ट पोजीशन बनी थी, क्योंकि आज स्टॉक नीचे खुला है। अभी जो ओआई बिल्डअप हुआ है 30-35%, अब यहां से क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट होगी, बट कंटिन्यू अगर कल के डेटा के साथ देखूं तो मुझे लगता है अभी भी वीक ही डेटा होना चाहिए, तो बाय को आपको अवॉइड करना चाहिए। और हो सकता है यह स्टॉक धीरे धीरे 360 के आसपास एक वीकली सपोर्ट मिलता है स्टॉक को, अगर आप वीकली चार्ट देखते हैं तो पॉसिबल है कि 360 के आसपास नीचे आ जाना चाहिए। अगर बेचना है तो थोड़ा बाउंस में बेचें। अगर ये आपको स्टॉक 278 के आसपास मिलता है तो 285 का स्टॉप लॉस होगा और अप्रोक्सीमेटली 385 का स्टॉप लॉस होगा और 260 के आसपास का 360 का टारगेट हो सकता है। ऑलराइट, चलिए, तो ये राय कैस्ट्रोल पर निकल कर आ रही है। लेकिन एक शेयर नितिन जी जो पिछले हफ्ते 2 हफ्ते से बेहतरीन प्रदर्शन दिखा रहा है वो इंडिया बुल्स रियल एस्टेट का है। देखिए आज भी बाजार की कमजोरी का कोई असर नहीं है, कभी एफएनओ के बैन में आता है, कभी निकल जाता है, अब फिर बैन में 2.5% मजबूत। कैसे अप्रोच करेंगे इसे, सेंचुरी मारने के बेहद करीब? देखिए इसमें लास्ट 5-7 दिन से रेगुलर बाय सिग्नल्स मिल रहे हैं। इनफैक्ट जैसे मैंने अभी बताया कि कल हम लोगों ने 9250 की कॉल ऑप्शन रिकमेंड की थी ₹2.40 के आसपास, अभी वो ₹4 के आसपास है। कल भी इसमें काफी अच्छा ओआई बिल्डअप था, करीब 25-26% का। अगर आप लास्ट 10 दिनों में देखें तो काफी पोजीशन बिल्डअप हुई है और वो नीचे के लेवल पे बिल्डअप हुई है। तो इसको देखते हुए मुझे लगता है कि मार्केट में अगर सेलिंग भी आती है तो स्टॉक में बहुत ज्यादा कुछ आपको नेगेटिव देखने को नहीं मिलेगा। उसको देखते हुए स्टॉक का टारगेट करीब 99 से ₹100 आपको इस एक्सपायरी में हो सकता है। आप चाहें तो 95 रुपीज की कॉल ऑप्शन भी ले सकते हैं, उसमें भी प्रॉफिट आपको 2-3 दिनों में मिलना चाहिए। ओके, तो ये है आईबुल रियल पर आए और आप देख सकते हैं अच्छी तेजी के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। साफ तौर पर खरीदारी का रुझान बनता हुआ दिख रहा है। टाटा मोटर्स यहाँ पर 1% मजबूत है। टाटा मोटर्स डीवीआर में पोजीशन थोड़ी सी बनती हुई दिख रही है और बाजार थोड़ा सा रिकवरी के मूड में आता दिख रहा है। आप देखिए निचले स्तरों से थोड़ी खरीदारी होती हुई दिख रही है। मिड कैप इंडेक्स अब फिर से हरे निशान में आने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। आज की रेंज बता दूं मैं आपको, सेंसेक्स और निफ्टी की खास तौर से, उससे अंदाजा लगेगा 78297 ये हमने निफ्टी का लो लेवल देखा है और 7876 ये था हाई जहां हम खुले थे। तो कल के हाई को हमने क्रॉस नहीं किया, कल के लो को अभी तक तोड़ा नहीं, तो कह सकते हैं काफी हद तक रेंज बाउंड कारोबार इस वक्त होता हुआ दिख रहा है। लेकिन एक और स्टॉक का भारतीय इंफ्राटेल जो 2% कमजोर होता हुआ दिख रहा है और ओपन इंटरेस्ट में यहाँ पर 1% का इजाफा है। नितिन, भारतीय इंफ्राटेल में कहीं कोई मौका है ट्रेडिंग करने का? यहाँ पर आज जिस तरह से पोजीशंस बनती हुई दिख रही है स्टॉक कमजोर है। देखिए जी भारतीय इंफ्राटेल मैं क्लोजली ट्रैक नहीं करता हूँ। ओके, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर भारतीय इंफ्राटेल में आज पोजीशंस थोड़ी बनती हुई दिखी है। मतलब देखिए टाटा मोटर्स में कल जिस तरह से अटकल लगाई जा रही थी कि कुछ हिस्सेदारी बिकेगी, वो हो नहीं रहा। मुझे लगता है जिन्होंने शॉर्ट किया था वो अब कवर करते हुए दिख रहे होंगे। 1.25% ऊपर है। ये बताइए इस शेयर को नितिन जी कैसे ट्रेड करेंगे आज आप, टाटा मोटर्स के डीवीआर? देखिए टाटा मोटर और टाटा मोटर डीवीआर इन दोनों में अभी जो मूवमेंट है वो बिल्कुल साइडवेज है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड हो रहा है। बट इसमें हम लोग देख रहे हैं कि अपर लेवल पे डेली शॉर्ट पोजीशन बनती है और लोअर लेवल पे कवर हो रही है। तो मुझे लगता है कि पोजीशन बहुत लाइट रखनी चाहिए। अगर आप टाटा मोटर का सपोर्ट देखें तो करीब 385 के आसपास आता है। यहां से अगर आप देखेंगे तो हो सकता है आपको इंट्राडे में 2-3 रुपए का एक बाउंस मिल सकता है। 385 का स्टॉप लॉस रख के 392-93 के लिए ट्रेड कर सकते हैं। बट अगर 385 का लेवल टूटता है तो इसमें वापस 380 के आसपास का टारगेट मिलना चाहिए। ओवरऑल जो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर बन रहा है पूरी एक्सपायरी से वो थोड़ा वीक की तरफ जा रहा है। अगर ऊपर आपको मिलता है तो एक बार बेच के चलना चाहिए और अगर ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन है तो यहाँ पे एग्जिट करना चाहिए। यह है टाटा मोटर्स के लिए इस वक्त आपके लिए लॉन्ग पोजीशन बनाने का मौका बन सकता है। ध्यान रहे शॉर्ट कवरिंग यहां पर हो सकती है
ये संकेत साफ तौर पर आते हुए दिख रहे हैं। जिस तरह से स्टॉक्स में एक्शन बनता हुआ नजर आया है। बैंक्स में सिंडिकेट बैंक फिर से थोड़ा कमजोर होता हुआ दिख रहा है। आंध्रा बैंक में थोड़ा सा नुकसान इस वक्त आपको नजर आएगा, लेकिन आज सबसे बड़ा लूजर तो सन टीवी है। 6% के आसपास का नुकसान ऐसा लग रहा है कि बाजार ने मान लिया है कि जयललिता को बढ़त जो मिलती दिख रही है। और अब देखिए सिचुएशन थोड़ी बेहतर भी होती दिख रही है। लगभग 85 सीटों पर AIADMK आगे चल रही है और 66 सीटों पर इस वक्त DMK आगे चल रही है। तो जैसे जैसे ये स्थिति साफ होगी कि अगर जयललिता की सरकार बनने की या उनकी बढ़त बढ़ती नजर आएगी, वैसे वैसे आप दबाव दिखेंगे सन टीवी पर और उसी का विपरीत रिएक्शन आपको नजर आएगा राज टीवी पर। राज टीवी का स्टॉक भी आपके सामने ले आए, 15% का बड़ा उछाल यहां पर आता हुआ दिख रहा है। लेकिन एक और स्टॉक जो हेमंत बड़े उछाल में दिख रहा है, पीरामल एंटरप्राइजेस। 8% की बड़ी तेजी होती दिख रही है पीरामल एंटरप्राइजेस में। इस पर नजर रखिए, पीरामल एंटरप्राइजेस के स्टॉक में काफी बड़ा एक्शन है इस वक्त। बिल्कुल, लेकिन पॉलिटिकल एक्शन जिस तरह से बढ़ता जा रहा है और आप देखिए जो 85 सीट्स पर आगे हैं इस समय जयललिता। एक बार रिएक्शन ले लेते हैं वेणु साहब से। वेणु साहब, आप कह रहे थे कि आपको लग रहा है कि उनकी जीत होनी है, हालांकि अभी भी रुझान है, लेकिन जो इस समय रुझान दिख रहे हैं वो यही दिख रहे हैं कि वो आगे हैं। वेणु साहब, आपको आवाज आ रही है? अभी आ रही है। जो रुझान इस समय दिख रहे हैं सर, आप कह भी रहे थे कि जयललिता का पलड़ा थोड़ा आपको भारी दिख रहा है, वो रुझानों में अब नजर आने लगा है। हाँ बिल्कुल, जयललिता का उनका जो मैनिफेस्टो था और बिल्कुल उसमें जो वेलफेयर स्टेट कंपोनेंट बहुत स्ट्रांग था और औरतों के प्रति उन्होंने बहुत ही फोकस्ड काम किया है। और ऐसे टाइम पे जब जैसे दाल के दाम वगैरह बढ़ रहे थे, उन्होंने दाल के प्राइसेस को कैप कर दिया और 30 रुपए में सबको दाल फेयर प्राइस शॉप्स में उन्होंने देने का काम किया है। और ये और ऐसे टाइम पे जब इन्फ्लेशन बड़ा हाई होता है और ग्रोथ कम होता है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होता है, तो वेलफेयर स्कीम्स अगर ढंग से अगर करें तो उसका फायदा होता है, इलेक्शन में पॉलिटिशियंस को होता है। ओके। और हमारे साथ दवाया.in के हिलाल अहमद साहब भी जुड़ चुके हैं। हिलाल साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। आपको मेरी आवाज आ रही है? लगता है कुछ दिक्कत हो रही है उनसे इस समय संपर्क करने में। लेकिन अनिल, आप कह रहे थे कि अगर जयललिता जीतती हैं तमिलनाडु में तो वो बाजार को पसंद आने वाला है, तो फिर उस हिसाब से अब आप देखिए रिकवरी थोड़ी बहुत निश्चित तरह से देखने को मिल भी रही है। मिड कैप इंडेक्स तो कम से कम हरे निशान में आ गया है। हाँ, तो होना चाहिए मेरे ख्याल से। लेकिन एक और बड़ा राज्य पश्चिम बंगाल का भी है। पश्चिम बंगाल का एक रुझान जरा देख लेते हैं। वहां पर अगर ममता बनर्जी की ज्यादा मार्जिन से जीत ना हो, 190 का अभी तो मार्जिन काफी जबरदस्त है, क्योंकि 190 का आंकड़ा जो आप देख रहे हैं वो कितनी सीटों में से वो देख लिया जाए, कितनी सीटों के सामने एक जो रुझान है वो 190 का दिख रहा है, वो देखना भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तो अगर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का मार्जिन थोड़ा कम होता तो वो बाजार शायद पसंद करे। आसाम इस बीच आपके सामने ये आता हुआ दिख रहा है और केरल का 64 सीट्स पर आसाम में देखिए बीजेपी इस समय आगे दिख रही है और 66 सीट्स अब ये बढ़ती हुई दिख रही हैं। आप देखिए तो बीजेपी के लिए जो माना जा रहा था कि आसाम इम्पोर्टेंट है, आसाम में वो जीत कर आएंगे, वो इस समय रुझान में साफ तौर पर दिख रहा है। तो इन रुझानों के ऊपर आज बाजार की कड़ी और पैनी नजर रहने वाली है। और आप देखिए ये रुझान जो इस समय सामने आ रहे हैं, 66 सीट्स बीजेपी के हाथ लगे, 18 कांग्रेस के, 14 AUDF के और 2 अन्य। तो ये एक रुझान जो इम्पोर्टेंट है और दूसरा तमिलनाडु का जो इम्पोर्टेंट है, और इसमें यही है कि जयललिता का पलड़ा इस समय भारी नजर आ रहा है। हिलाल अहमद साहब हमारे साथ जुड़ रहे थे, एक बार फिर से पूछेंगे कि अहमद साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं नहीं, लेकिन पराग ठक्कर साहब हमारे स्टूडियो में आ चुके हैं। ठक्कर साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। बताइए, बाजार तो देखिए सन टीवी का शेयर 8% नीचे है। लग रहा है करुणानिधि और कांग्रेस की सरकार जो मिलकर बनने वाली बात हो रही थी वो हो नहीं रही है, जयललिता आगे बढ़ रही है, राज टीवी के शेयर में तेजी देखने को मिल रही है। बताइए आपके लिहाज से, मार्केट के लिहाज से कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिस पर आप नजर रखे हुए हैं आज?
नहीं, मेरे हिसाब से ये इलेक्शंस के जो शॉर्ट टर्म डेवलपमेंट है उसके ऊपर मेरा ध्यान तो मैं तो रखता ही नहीं हूँ बिल्कुल ध्यान, बिकॉज मेरे हिसाब से लोकसभा का जो मेन इलेक्शन होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। ओके। और जब तक उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तब तक ये सब शॉर्ट टर्म 1-2 दिन की चीज है। आई थिंक सबसे बड़ी चीज जो आज ग्लोबल लेवल पे है वो है कि फेड रेट हाइक इन जून इज ऑन द टेबल नाउ, बिकॉज इन्फ्लेशन यूएस में बढ़ने लगा है, अनएम्प्लॉयमेंट 5% पे आ चुका है, वेज ग्रोथ 2.5% हो गई है, तो और क्रूड ऑयल भी नीचे से $28 से आज $48 तक पहुंच चुका है। तो मेरे हिसाब से फेड रेट हाइक वापस से टेबल पे आ गया। आपका अपना एनालिसिस क्या कहता है? 23 जून को ब्रेक्सिट के ऊपर वोटिंग है, तो जून में होगा या फेड रेट हाइक या जुलाई में अगर होना भी है तो? देखिए वो बात तो सही है कि ग्लोबल डेवलपमेंट्स के ऊपर डिपेंड तो करेगा, लेकिन पॉइंट ये है कि फिलहाल ये लग रहा है कि ये जो डॉलर वीक रहना और उसकी वजह से इमर्जिंग मार्केट्स कमोडिटीज में जो तेजी थी वो एक बार तो रुकेगा, तो डॉलर अभी थोड़ा सा स्ट्रेंथन होगा, तो विच मीन्स के एक्सपोर्टर्स जैसे कि आईटी फार्मा जैसे शेयर्स है जो वैल्यूएशन वाइज भी काफी गिर चुके हैं, जैसे मैं वही कि HCL टेक है, विप्रो है या एम्फेसिस जैसे शेयर्स है वो सिर्फ 12 के पी पे आ चुके हैं, जबकि कोई भी कोई भी सीमेंट कंपनी आप देख लीजिए, पेंट कंपनी आप देख लीजिए 30 के मल्टीपल के ऊपर चल रहे हैं लार्ज कैप में। तो मेरे हिसाब से ये जो डोमेस्टिक सिक्लिकल का जिसमें गुड मानसून भी प्राइस्ड इन हो चुका था, तो वो एक थोड़ा सा मेरे हिसाब से सेक्टर रोटेशन होने की संभावना है कि एक्सपोर्टर्स अभी एक अच्छे बाइंग रेंज में है, वैल्यूएशन भी काफी गिर चुकी है, और कुछ स्टॉक्स है जैसे एम्फेसिस है उसमें 457 में ओपन ऑफर आने वाला है, भाव अभी 464 के आसपास है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी काफी है, 3.5% डिविडेंड यील्ड है। और ब्लैकस्टोन ने अपनी हर कंपनी में जब आईटी कंपनी कोई भी खरीदी है तो अपने पोर्टफोलियो कंपनी से ग्रोथ दिलवाया है उसको, और प्लस उसका नॉन एचपी रेवेन्यू ऑलरेडी 15% से बढ़ रहा है, और एचपी रेवेन्यू में $990 मिलियन का कमिटमेंट मिल चुका है 5 साल के लिए, तो दैट मीन्स वो भी बॉटम आउट हो जाएगा। तो 7% फ्री कैश फ्लो यील्ड में मिलती हुई कंपनी अगर 15% ग्रोथ है तो आई थिंक ऐसे विप्रो में भी वही है हाल कि आज 1,30,000 करोड़ के मार्केट कैप में आपको 9,000 करोड़ का फ्री कैश फ्लो भी कमजोर हो रहा है। हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ, रुपया भी थोड़ा सा वीकर साइड रहेगा, बिकॉज डेफिनेटली फेड रेट हाइक ऑन द टेबल है, तो डॉलर विल बी स्ट्रांग अगेंस्ट एवरीथिंग, तो वो हिसाब से मेरे हिसाब से वो एक अच्छा, और वैल्यूएशन काफी कंपेलिंग है, आईटी कंपनी में हमें मालूम है कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यू नहीं होता है, रिटर्न रेशियोज काफी बढ़िया रहते हैं, तो आई थिंक वो एक अच्छा ट्रेड दिख रहा है मुझे ड्यू टू फेड रेट हाइक। ओके, तो ये आपके लिए राय, लेकिन इस बीच बाजार फिर से थोड़े कमजोर हो रहे हैं, 135 अंक नीचे इस वक्त आपको सेंसेक्स नजर आएगा और निफ्टी में नुकसान 40 अंकों का है। हमारे साथ अब बीजेपी के जाने माने नेता शाहनवाज हुसैन साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, हमारे साथ हिलाल अहमद साहब कार्यक्रम शामिल हो चुके हैं, फेलो CS DS के, इनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन शाहनवाज हुसैन साहब, सबसे पहले सवाल आपसे, क्या उम्मीद के मुताबिक आपको दिख रहे हैं ये जो नतीजों का रुझान आ रहा है? देखिए, बहुत अच्छे नतीजे हैं, भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से लेंगे तो इससे बढ़कर नतीजे क्या आ सकते हैं। हम आसाम में सरकार बनाने की स्थिति में आ गए हैं, हमने बंगाल के अंदर हमारी जो सीटें हैं 7-8 सीटों पर लीड कर रहे हैं, जहां हम 1 थे। केरल में भी हमारा पहली बार आज़ादी के बाद खाता खुलता हुआ दिख रहा है, तमिलनाडु में भी हम अच्छे से लड़े हैं। हमारी सारी उम्मीदें जो थी वो सिर्फ आसाम में सरकार बनाने को थी, और जगह हम बढ़े हैं, कहीं 100%, कहीं 200%, कहीं 300%, हमारी बढ़त हुई है, कहीं 1 सीट थी तो उसकी जगह 8 दिख रही है। तो लेकिन सबसे बड़ी जो बात है, सबसे बड़ा जो नुकसान है वो है कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस तमिलनाडु के अंदर उम्मीद से थी, कांग्रेस को बड़ा झटका लग रहा है केरल के अंदर, और कांग्रेस को बड़ा झटका लग रहा है आसाम और बंगाल के अंदर। तो कांग्रेस के लिए ये चुनाव बहुत खराब नतीजे लेकर आया है और हमारे लिए बहुत उत्साह के नतीजे लेकर आया है। पहले भी हम तमिलनाडु, केरल और बंगाल और पुडुचेरी में बहुत मजबूत स्थिति में नहीं थे, हमने वहां पर अपनी पार्टी का विस्तार ही किया है। लेकिन आसाम, जहां पर कांग्रेस 15 साल से थी, आसाम को भी कांग्रेस मुक्त हम लोगों ने कर दिया। तो आसाम को कांग्रेस मुक्त कर दिया है, और जो इस समय रुझान आ रहा है उसमें 69 सीट्स पर इस समय आप देखिए बीजेपी आगे और कांग्रेस के हाथ लगी हैं अब तक केवल
18 सीटें। तो बाजार की नजर थी आसाम में सरकार बनेगी बीजेपी की, और वो नजर आ भी रहा है इन समय रुझानों में। और एक और रुझान जो क्लियर हो रहा है धीरे धीरे, वो देखिए तमिलनाडु का रुझान है। जयललिता की सीट जो है वो बढ़ती जा रही है, और आप देखिए अब 104 सेंचुरी लग गई है, 104 सीट पर आगे हैं इस समय जयललिता की पार्टी, और डीएमके 71-72 सीट पर इस समय आगे चल रही है। तो ये एक और रुझान है जिस पर क्लैरिटी इस समय दिख रही है। हिलाल साहब, कैसे देख रहे हैं आप इसे? नहीं, देखिए, ये जो पहले रुझान आए थे, रुझान से पहले जो एग्जिट पोल आए थे, उसके अंदर भी अगर हम उनको ध्यान से देखें तो जो मार्जिन था तमिलनाडु में वो बहुत ज्यादा नहीं था दोनों पार्टीज के बीच में। और तब भी मुझे ये शंका थी कि जयललिता को इतना तेजी से वाइप आउट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि तमिलनाडु की राजनीति में ऐतिहासिक तौर पर वेलफेयरिज्म एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, चाहे वो आरक्षण का मामला हो, चाहे वो द्रविड़न पहचान का मामला हो। तो उस वेलफेयरिज्म में जयललिता ने जिस तरह से, जो अभी वेणु कह रहे थे, कि जिस तरीके से उन्होंने नीचे जाकर अपनी पॉलिसीज को टारगेटेड ग्रुप तक पहुंचाया है, तो उससे एक बात तो स्पष्ट लग रही है कि वो वहां तक पहुंचे हैं और उसका नतीजा जो है वो उनको चुनाव में मिल रहा है। ये तो बात हुई तमिलनाडु की। बंगाल में एक्सपेक्टेड था कि लेफ्ट अच्छा नहीं करेगा, आसाम में एक्सपेक्टेड था कि बीजेपी आएगी। लेकिन यहां पर मैं एक बात साफ करना चाहता हूं, शाहनवाज साहब जो कह रहे थे, ऐसा लग रहा है कि अभी तक जो दोनों पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी, वो ये मानकर चल रहे हैं कि भारत में दो ही पार्टियां हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इन तमाम राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं वो दरअसल कोalition के साथ में हो रहे हैं। तो एक कोalition आ रहा है, एक कोalition जा रहा है, इस तरीके से या तो कोalition है या फिर वो स्थानीय पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति का जो विमर्श इस समय बन रहा है वो है डेमोक्रेसी का नीचे के स्तर पर पहुंचना, जिसका ये चुनाव बहुत स्पष्ट तौर पर मुझे लगता है एक प्रकटीकरण है। अब हमारे साथ सीएनबी से आवाज संपादक संजय पुगलिया जी भी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। संजय जी, अब तक जो रुझान आ रहे हैं शुरुआती कमोबेश उम्मीद के मुताबिक दिख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप इन रुझानों को, और देश की राजनीति पर क्या फर्क पड़ने वाला है इनका? इसका बड़ा फर्क ये पड़ेगा कि बीजेपी को एक बहुत बड़े अच्छे समाचार की जरूरत थी जो उसको असम से मिल रही है। ये उसके हिस्टोरिक जर्नी जिसको कहें, उसमें बहुत ही बड़ा एक माइलस्टोन है। तो आप कह सकते हैं कि मोदी मैजिक जो है वो जारी है, और अमित शाह का जो मैकेनिज्म है या जो मैथ है वो भी ठीक से काम कर रहा है। कांग्रेस को उम्मीद थी कि किसी तरीके से कोई तिनके का सहारा मिल जाए और असम में वो शायद किसी तरीके से सरकार बना ले AIUDF के साथ मिल करके। वो सपना उनका टूटा है, केरल उनके हाथ से गया है। तो ये जो चुनाव का दौर था, ये कांग्रेस के लिए एक्सपेक्टेड लाइन पर ही बुरी खबर का चुनाव था, और बीजेपी के लिए एक बहुत जरूरी खबर चाहिए थी, वो उसको असम ने दी है। ममता बनर्जी का बने रहना और उधर जयललिता का बने रहना बहुत चौंकाने वाली बात इसलिए है कि हम लोग कह रहे थे कि तमिलनाडु में तो हमेशा MGR के बाद ऐसा कभी हुआ नहीं कि जयललिता या जो भी है वहां पर सरकार सत्तारूढ़ वो दोबारा पलट करके आई हो। लेकिन ये एक नया रिकॉर्ड बनेगा जब जयललिता सत्ता पर कायम रहेंगी दूसरे कार्यकाल में भी। और ममता बनर्जी के बारे में हम लोग शुरू से इस बात को कह रहे थे कि वो शायद आगे हैं, लेकिन कहते थे कि किसी तरीके से जीत जाएंगी, थोड़ा सा टफ है। लेकिन 80 से 85% का जब वोटर टर्नआउट हो और ऐसे में डिसाइसिव मैंडेट ना आए, ये हो नहीं सकता है। तो बंगाल भी यही बताता है कि दीदी और तमिलनाडु में अम्मा, इनका दबदबा बरकरार है। और ये दोनों एनडीए इंक्लाइंड लोग हैं, इस बात का भी ख्याल अगर आप कर लें तो ओवरऑल बीजेपी और एनडीए के टेंट पोल के लिए अच्छी खबर है। तो क्योंकि एनडीए इंक्लाइंड है संजय जी, फिर बाजार को फिर ये बात पसंद आनी चाहिए, क्योंकि जयललिता अगर जीत कर आ रही हैं तो ये अच्छी खबर मानी जाएगी शेयर बाजार के लिए। बनस्पत करुणानिधि अगर जीत कर आते तो ये बताइए सर, क्योंकि ये 5 राज्यों के बाद तो अब सबकी निगाहें टिकी रहने वाली हैं उत्तर प्रदेश पर, वहां पर अब क्या इस चुनाव का असर निकल कर आ सकता है? वो अभी दूर है। और यूपी के चुनाव के बारे में आप बाजार के लोगों को अभी से एक फैक्टर बना के बता देंगे तो जो फैक्टर अभी जोड़ने के लिए जरूरी नहीं है, उसके बीच में यूएस फेडरेट से लेकर के ब्रेक्जिट से लेकर के पता नहीं मॉनसून और कितनी चीजें आने वाली हैं, तो थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। लेकिन हाँ, असल पहचान जो है आगे की राजनीति की, वो असल जो ट्रेंड है उसका पता लगेगा, क्योंकि पंजाब भी ऑलमोस्ट डिकोडेड है कि वहां पर अकाली दल और बीजेपी वहां से सत्ता में काबिज नहीं रहेंगे। कौन आएगा वो एक पहली है। कांग्रेस के लिए वहां भी बुरा समाचार आने की
पूरी एक लोगों को गुंजाइश दिखती है। यूपी अभी दूर है। दरअसल जो असल महाभारत है वो यूपी में ही होगा और उसी से 2019 के चुनावों का ट्रेंड पता चलेगा। ये जो नेशनल इलेक्शंस हैं, ये जो इलेक्शन जो हुए हैं अभी, उसका नेशनल इंपैक्ट कोई बहुत बड़ा नहीं, लेकिन अपने अपने को जो एक इंडोर्समेंट चाहिए था वो मिला है। इसका कोई बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन हम नहीं देखते। और इस बीच हमारे साथ कांग्रेस के मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष संजय निरुपम भी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। संजय जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। कहीं कोई अच्छी खबर है नहीं कांग्रेस के लिए इन चुनाव के नतीजों में? देखिए, 2-3 जगह थी। एक तो असम में पिछले 15 वर्षों से हम सरकार में थे, तो बहुत स्वाभाविक तौर पे ऐसा लग रहा था कि हम कितनी भी मेहनत करें बहुत आसानी से हम जीत जाएंगे, ऐसा नहीं लग रहा है। और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने छोटी छोटी पार्टियों के साथ जो गठबंधन किया उससे निश्चित तौर पर उनका एक समीकरण अच्छा बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन अभी भी रिजल्ट नहीं आया, कहना मुश्किल है। रह गई बात केरल की। केरल में तो एक हमेशा एक परंपरा सी चलती है, 5 साल आप, 5 साल वो, 5 साल आप, कितना भी अच्छा काम करे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो केरल में क्या होता है अभी कहना मुश्किल है, काफी टफ फाइट है। वहां तो 1% 2% वोट के स्विंग के ऊपर पूरा सरकारें आती हैं और जाती हैं। रह गई बात जयललिता के यहाँ तमिलनाडु में, तो दिख रहा है कि वहां टफ फाइट है और बार बार इस तरह के एग्जिट पोल के रुझान भी आए हैं। एग्जिट पोल की तरफ से इस तरह के बताए गए हैं रुझानों के तहत कि वहां पर शायद जयललिता जो अम्मा कैंटीन और तमाम अम्मा के नाम पे इतने सारी स्कीम योजनाएं चलाई, बावजूद इसके इस बार डीएमके आ सकती है, डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन आ सकता है। पुडुचेरी में कांग्रेस आती हुई दिख रही है, ऐसा साफ साफ दिख रहा है। रह गई बात पश्चिम बंगाल की। हाँ, पश्चिम बंगाल में एक प्रयोग हुआ था नए ढंग से। कांग्रेस पार्टी ने एक लेफ्ट पार्टी के साथ एक गठबंधन करने के बाद एक कोशिश की थी कि इस गठबंधन, इस प्रयोग का एक लाभ हो, लेकिन अभी तक जो रुझान दिख रहे हैं उससे लाभ होते हुए नहीं दिख रहा है। ये राजनीति है, ये चुनाव है, चुनाव में हार जीत लगा रहता है। अभी भी एकदम से पूरी तरह से सब कुछ मान लेना बेहतर नहीं होगा। अभी तो रुझानों के ऊपर हम चर्चा कर रहे, देखते हैं आगे क्या होता है और उसके बाद एक फाइनल जो अपनी राय होगी एक सारे नतीजे आने के बाद दिए जा सकते हैं। संजय जी, आप ठीक कह रहे हैं कि ये रुझानों पर ही हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन एक बात मुझे लगता है जो लर्निंग के तौर पर है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि असम में 3rd टाइम इनकम्बेंसी थी, लेकिन पश्चिम बंगाल में एक मौका था, एक नए किस्म का अलायंस बना था और जो बात थी कि नॉन बीजेपी फोर्सेस इकट्ठा हो जाएं, जिस तरीके से बिहार में हुआ, बंगाल में शायद उसके एक प्रकार के इंडोर्समेंट की गुंजाइश थी। लगता है कि वहां देर से आधे मन से तैयारी करने के कारण अगर एक अपॉर्चुनिटी थी भी तो कांग्रेस और लेफ्ट ने उस अपॉर्चुनिटी को खुद भी तो खोया है। नहीं, मुझे नहीं लगता संजय भाई कि हमने कोई आधे मन से तैयारी की थी। दोनों पार्टियों ने सबसे पहले बहुत बड़ा रिस्क था। एक तरफ केरल में हम सीधे लेफ्ट पार्टियों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे और दूसरी तरफ हमने पश्चिम बंगाल में लेफ्ट के साथ एक मंच साझा करने का एक निर्णय लिया। हालांकि हम लोगों ने कोई बहुत ओपनली अलायंस नहीं किया था, एक टैक्टिकल अलायंस जैसा था। फिर भी हमारे नेताओं ने लेफ्ट के नेताओं के साथ मंच साझा किया और हमने कोशिश की कि लेफ्ट और कांग्रेस का वोट डिवाइड न हो और ममता बनर्जी के जो वोट है उसको हम टक्कर दे सके। फिर भी आज दिख रहा है जो एग्जिट पोल के नतीजे आए और आपका जो रुझान दिख रहा है उससे साफ साफ समझ में आ रहा है कि अभी भी ममता की जड़ें वहां काफी मजबूत है और कांग्रेस पार्टी को और लेफ्ट को और भी मेहनत करनी पड़ेगी। आगे जाके यह गठबंधन कंटिन्यू करेगा ये कहना मुश्किल है, अभी मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को निश्चित तौर पर जमीनी स्तर पर और काम शुरू करना पड़ेगा ताकि ममता बनर्जी के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसका सीधा ज्यादा लाभ हो सके। इस बार लाभ नहीं मिल सका ऐसा मुझे लगता है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हम लोगों ने अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं किया। दिन रात प्रयास किया गया, होता है चुनाव में हम प्रयास करते हैं, कई बार जीत जाते हैं, कई बार नहीं जीत पाते, लेकिन प्रयास में कोई कमी थी मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है। शाहनवाज भाई के पास चलेंगे। शाहनवाज हुसैन साहब, आपसे मैं ही समझना चाहेंगे क्योंकि बिहार में जो बात थी कि पूर्व और उत्तर में एक शुरुआत होगी, बड़ी शुरुआत होगी, वहां नहीं हो पाई। असम में ये शुरुआत हो गई, लेकिन बंगाल में कोई जिसको कहते हैं ठीक है थोड़ा सा असेंबली की तुलना में कहेंगे तो वोट शेयर हासिल किए। असम की जीत को कैसे इंटरप्रेट किया जाए कि आगे चलते हुए जो एक प्रकार की राजनीति करती आई है बीजेपी, उसका इंडोर्समेंट है या थोड़ा सा मॉडरेशन की भाषा ज्यादा काम आई असम में? देखिए, मैं कह सकता हूं कि इन सारे चुनाव में हम लोग शुरू से कह रहे थे, कोई भी हमारी पुराने स्टेटमेंट को आप देखेंगे तो हम लोग कहते थे कि आसाम में सरकार बनाएंगे और केरल में और बंगाल और तमिलनाडु में अपनी अच्छी स्थिति दर्ज करेंगे। बंगाल में हम 1 सीट थे, हम बढ़ ही रहे हैं, हमारी ट्रेंड में आप 7-8 दिखा रहे हैं, तो हमारी बढ़ती हो रही है, वोट भी बढ़ा है। और केरल के अंदर भी पहली बार कमल का फूल खिलता हुआ दिख रहा है।
तो हमारे लिए ये चुनाव बहुत उत्साहवर्धक हैं, क्योंकि बिहार के नतीजे के बाद जब भी कहीं बातचीत कीजिए, कहीं डिबेट में जाइए तो लोग बिहार की चर्चा करते थे। इसलिए हमारे लिए आसाम बहुत ज़रूरी था। और आसाम के अंदर लोग हमें ये कहकर डराते थे कि वहाँ माइनॉरिटीज़ का बहुत वोट है, जबकि हम जानते थे कि अब हमारी सरकार और मोदी जी के लिए जो गलतफहमियां खड़ी की गई थी माइनॉरिटीज़ में, वो दूर हो गई हैं और उसका असर दिखेगा आसाम के अंदर। तो आसाम में हमने सरकार करीब करीब बना ली है। केरल में और तमिलनाडु में और बंगाल में कांग्रेस को भारी झटका लगा है। कांग्रेस कोई भी तर्क दे सकती है कि यहाँ पर हम लोग तो अपने पहले ही हम लोग विपक्षी के नाते भी आगाह करते थे कि यहाँ आप केरल में आमने सामने लड़ रहे हो और बंगाल के अंदर एक ही माला में बुद्धदेव भट्टाचार्य और राहुल गांधी एक ही माला में पिरोए जा रहे हैं। तो ये चीज़ें लोगों के समझ में आ गई कि ये मौका परस्ती है और इस वजह से लोगों ने उन पर यकीन नहीं किया। हम ममता जी के खिलाफ भी लड़े, कांग्रेस के खिलाफ भी लड़े और बंगाल में हमने अपनी अलग इमेज के साथ चुनाव के मैदान में थे। ये चुनाव साफ संदेश है कि कांग्रेस को सोचना चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि आप केरल और आसाम के अंदर 2 सरकारें आपकी गई हैं और भारतीय जनता पार्टी को तो एक सरकार मिले ही, तो एक चुनाव के फेज में उनकी 2 सरकारें गई। तो कांग्रेस को आत्मचिंतन का वक्त है। क्या उनके नेतृत्व में जो आज उनका नेतृत्व है उस नेतृत्व पर वो विचार करेंगे क्या? क्योंकि ये देखिए शाहनवाज भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कांग्रेस को ज्यादा झटका है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का आपका जो अभियान है उसमें कांग्रेस किस प्रकार से मदद कर रही है आपको, उस पर वो अपना आत्मचिंतन करे। लेकिन हाँ, असम में, बंगाल में, केरल में, असम में जीतना और बंगाल और केरल में अपनी मौजूदगी बढ़ाना बीजेपी को बिल्कुल एक नए मोड़ पर ला करके खड़ा करता है। अभी तक हम लोग कहते थे कि ये सीमित राज्यों की पार्टी है, लेकिन अगर केरल में और बंगाल में इनरोड्स हो रहे हैं और असम जैसा राज्य आप जीत करके आ रहे हैं तो इसकी एक और मैसेजिंग है, उस पर मैं चाहूंगा कि आप रोशनी डालें। और वो ये है कि दरअसल एक राष्ट्रीय जनमानस को कैप्चर करके चलते हैं तो बीजेपी को सफलता मिलती है, लेकिन जहां भी मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स की भाषा रखते हैं तो दिक्कत होती है। बड़ी मजेदार बात है कि केरल में जो वोट मिलता है बीजेपी को वो वहां के लेफ्ट फ्रंट वाला वोट होता है, न कि यूडीएफ वाला। तो बीजेपी के लिए लर्निंग ये है कि दरअसल वास्तव में अखिल भारतीय पार्टी बनाना है तो कुछ सर्टेन तरह की बातों को और आग्रहों को छोड़ना होगा। देखिए संजय जी, आपने बड़ी बात उठाई है। मैं इसलिए आपके पैनल पर ये बात कर सकता हूं कि मैंने बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु में सघन प्रचार किया, लास्ट डे तक किया है। मैं खुद वहां पर गया हूं, वहां की स्थिति को मैंने खुद देखा है और आज मैं कह सकता हूं कि 2 बात है। असम में हमने ऑप्शन दिया, हमारी सरकार लोगों ने बना दी। बंगाल में क्योंकि लेफ्ट और कांग्रेस मिलकर लड़े, हमारी स्थिति ऐसी नहीं थी कि हम सरकार के लिए एक ऑप्शन दे सकें, तो हमें कुछ सीटें वहां मिली। जहां तक केरल का सवाल है, आपको ताज्जुब होगा कि हम अगर कहें कि सबसे मजबूत संगठन भारतीय जनता पार्टी का देश में कहीं है तो केरल में है, लेकिन ध्रुवीकरण इतना बड़ा है यूडीएफ एलडीएफ का और उस वजह से हम बीच में एंट्री नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक बार इस चुनाव में हमने एक स्थिति बना दी है कि अगली बार भारतीय जनता पार्टी एक सीरियस प्लेयर के तौर पर केरल में अंदर भी होगी और बंगाल के अंदर भी होगी। बंगाल और केरल हमारे लिए बहुत उत्साहवर्धक है, क्योंकि केरल में हमारा संघर्ष रहता था कि किसी तरह हमारी एंट्री हो जाए और हमारी स्थिति, मुझे लग रहा है कि वहां कुछ सीटें हमको मिल जाएंगी। और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जो कहा कि हम पर ये इल्जाम था मैजिस्ट्रेटिज्म का, हम नहीं करते थे वो। और आसाम के अंदर भी लोगों को डराने की कोशिश की गई कि बीजेपी आ जाएगी तो वहां अकलियत के लोगों का क्या होगा। लेकिन वहां अकलियत के लोग हों या अक्सरियत के लोग हों, सबने मिलकर वोट नहीं दिया होता तो आज ये स्थिति नहीं होती। आसाम के अंदर भी जो नरेंद्र भाई की बात थी, सबका साथ सबका विकास, हमने इसी मुद्दे को लड़ा। कोई भी एक कंट्रोवर्सी नहीं बता सकते आसाम के अंदर। आसाम के अंदर कोई हमारे नेताओं के जरिए एक भी बयान ऐसा नहीं बता सकते। हमने कहा कि आसाम का विकास होना चाहिए और हमने समझौते भी किए। आसाम के लोगों को जो दिक्कत थी, बांग्लादेश का जो एकॉर्ड था वो बहुत दिन से नहीं हुआ, तो हमने करके दिखाया। इसलिए आसाम के लोगों को बहुत उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी से, और आसाम तरक्की नहीं करेगा तो देश कैसे करेगा। उन सब के लोगों ने डेवलपमेंट के लिए वोट दिया,
नरेंद्र भाई के नारे पर वोट दिया। स्थानीय नेतृत्व सर्बानंद सोनोवाल को हमने पेश किया, जो युवा हैं, असमिया स्वाभिमान के लिए लड़े हैं, जिनकी बहुत अच्छी छवि है, उनके नेतृत्व में वोट दिया। और आसाम हमारे लिए एक बहुत बड़ी सफलता लेकर आया है और बड़ी बहुमत के साथ हम वहां जीत रहे हैं। ये संदेश है कि अब जो ये होता है कि आप ये समझते हैं कि जो माइनॉरिटी का वोट है बीजेपी के लिए सबसे बड़ा जो और वो वोट ले लेंगे। तमाम चुनावों के नतीजों से जो निकल कर आ रहा है वो ये है। शाहनवाज साहब और संजय निरुपम साहब, आप दोनों से विदा लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। लेकिन बाजार पर एक नजरिया लेते हैं और इन चुनावों का किस तरह का असर और कितना पड़ेगा ये जानने की कोशिश करते हैं। बाजार के एक जाने माने दिग्गज डाल्टन कैपिटल के UR भट्ट साहब हमारे साथ हैं इस वक्त। भट्ट साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। कितनी अहमियत रखते हैं चुनाव के ये नतीजे बाजारों के लिए और क्या डायरेक्शन मिलेगा इससे? Really not much. I don't think it changes the situation dramatically, except for the fact that sentiment would be a bit more positive because of the BJP's gains. But otherwise, in terms of the numbers in the parliament, I don't think it changes the situation dramatically. But I think it gives more confidence for the central government to push ahead with reforms and do whatever it is, whatever the program is, implement it with more vigor. बिल्कुल सर, आसाम में बना रही है सरकार बीजेपी और तमिलनाडु में जो जयललिता जीत के आ रही है, अभी हमारे एक्सपर्ट्स हमें यही बता रहे हैं कि वो शायद साथ देंगे बीजेपी का। ये बताइए, जीएसटी जैसे जो बड़े बिल हैं, आपको लगता है पास हो पाएंगे आने वाले सेशन में? क्योंकि कल वित्त मंत्री जी ने भी ये बयान दिया है कि वो कुछ भी हो बीजेपी पूरी कोशिश करेगी जीएसटी पास कराने के लिए। क्या होप और बढ़ेगी बाजार की अब? Yeah, I think so. The market is very sanguine about that, and the finance minister is very confident that probably he can isolate the Congress in the Rajya Sabha and get the support of everyone else after these changes, the imminent changes in the Rajya Sabha. I think things may look a bit better, and I think he's very confident that he can get the GST to sail through, and that will be a very big change as far as Indian taxation policy is concerned. तो ये राय बाजार पर और चुनाव के नतीजों के बाजार पर जो असर पड़ने वाला है उस पर वक्त है हमारे सभी विशेषज्ञों से विदा लेने का। UR भट्ट साहब, साथ ही संजय पुगलिया जी और हमारे बाकी एक्सपर्ट्स हिलाल अहमद साहब, MK मेनू साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। पहला सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ, क्योंकि कमोडिटी बाजार की ओपनिंग आज काफी अहम है। जिस तरह से हमने देखा US में ये संकेत मिल रहे हैं कि अगले महीने ब्याज दरें बढ़ सकती हैं। डॉलर में आप देखिए मजबूती आई है और उस मजबूती का नुकसान होने वाला है। सोने और चांदी में कितनी गिरावट देखने को मिलेगी, सब पर बात करेंगे। कमोडिटी बाजार की ओपनिंग पर होगी हमारी नजर। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।